Hello and good evening, all of you. आई होप आप धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे मेरे साथ। जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, थम्स अप शो करते जाएंगे विथ योर नेम। एवरीडे जो आपका एक रिचुअल है, इसको आपको करना होता है, जिससे पता चल जाता है कि यस, हाँ, आप जुड़ चुके हैं क्लास में। जैसे हम नॉर्मल क्लास की भी बात करें जो लाइव नहीं होती, जैसे हम लोग स्कूल में जो किया करते थे, नॉट वर्चुअल क्लास, उसमें भी हम जाते थे तो मैडम अटेंडेंस लेती है ना, एक रजिस्टर होता है उनके पास अटेंडेंस का। तो उसी तरह से मालूम चलता है कि कौन बच्चे हमारे रेगुलर हैं और कौन से बच्चे जो है वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं। तो ये बस एक तरीका है जानने का, मेरे पास एक ही ज़रिया है आप लोगों से जानने का कि आप लोग में से कौन कौन रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप राइट वे में अपनी जो क्लासेस हैं वो कर रहे हैं कि नहीं। प्रिय दर्शन नायक जी, वेरी गुड इवनिंग। पलक जी, वेरी गुड इवनिंग। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़ते हैं, और रेगुलर अगर आप जुड़े रहेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कि सभी हमारे क्लास में आ जाएं। और इसी से मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं। प्रियंका जी, वेरी गुड। प्रियंका जी, गुड इवनिंग। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना अटेंडेंस शो कर रहे हैं। मंजे माही यादव जी, वेरी गुड इवनिंग। ये बहुत अच्छा लग रहा है आज तो, मतलब काफ़ी एक्टिव क्लास दिख रही है, एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल कहना मान रहे हैं, ओबीडियंट स्टूडेंट हैं। अब मुश्किल ये है कि मॉनिटर किसको बनाया जाए क्लास में। जो थोड़ा ओबीडियंट होता है उसको मॉनिटर बनाया जाता है। तो ठीक है, अभी मैं कुछ दिन वॉच करती हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा इनमें एक्टिव है और ओबीडियंट है। उनको फिर मैं मॉनिटर भी बनाऊँगी। वर्चुअल क्लास है तो क्या हुआ, मॉनिटर आप बनेंगे और आपको कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी जाएंगी। तो आरती जी, वेरी गुड इवनिंग। आरती जी तो हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं। पुरानी नहीं, रेगुलर स्टूडेंट है, पुरानी बोलना ठीक नहीं होगा, रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब रिस्पांस दे रहे हैं। आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ये आप लोगों का ड्यूटी ये भी बनेगा कि आपको लाइक भी करना है। मुझे अच्छा टीचर सुनने मिलना चाहिए कि हाँ मैं अच्छी टीचिंग कर रही हूँ, तो मुझे भी खुशी होगी। थोड़ा मुझे भी मिलेगा कि हाँ मोटिवेशन, कि हाँ मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। देखिए ये बहुत फैक्ट है। आप जब खुद टीचर बनेंगे तो इस चीज़ को आप समझेंगे, बहुत बखूबी समझेंगे कि एक टीचर भी जब पढ़ाता है अपनी पूरी जिम्मेदारी से और अपनी पूरी लगन से, तो उसको भी थोड़ी सी उम्मीद होती है, बहुत छोटी सी उम्मीद रहती है बच्चों से, कि बच्चे उसको पसंद करें। जैसे टीचर्स डे होता है, बच्चे कभी फ्लावर लेके आते हैं, तो टीचर को भी बहुत खुशी होती है। मैं लास्ट 10 to 12 ईयर से टीचिंग के फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। बीच में थोड़ा मेरा ब्रेक भी हो गया था, बट फिर कंटिन्यू हो गए। हम लोग एज अ मदर रोल प्ले करते हैं जब घर में, तो हमको कुछ समय बच्चों के लिए भी देना होता है। बट काफ़ी लंबे समय से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक बहुत अच्छे फील्ड से जुड़े हैं। तो अपने काम के लिए हमेशा आप लोग गर्व महसूस करिए, और आगे देखते हैं कि हमारी क्लासेस में आज क्या क्या है। तो देखिए थोड़ा हमारा चेंज हो गया है वेलकम के बाद। ये जो आपका शो हो रहा है स्क्रीन पे, फिलअप फॉर्म का जो एजुकेशनल वेबसाइट है, आप वो पुराना देखते देखते बहुत बोर हो गए होंगे, तो हमने फिर भाई नया भी आप लोगों के लिए कुछ किया है कि आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ कुछ नया अब देखने मिल रहा है स्क्रीन पे। तो देखिए फिलअप फॉर्म में तो आपको पता चल ही गया है इतने दिनों से कि क्या क्या आपने मैसेज किया। एक बार आप लोग के मैसेज भी पढ़ लेती हूँ। यस मैम, लड़की को मॉनिटर बना दो मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, लड़कियों को बनाएं। अच्छा, लेडीज़ फर्स्ट, गर्ल्स फर्स्ट, हर जगह लेडीज़ को आगे रहना है। अ, ये टेट के लिए क्लासेस हैं। ऑल टाइप ऑफ टेस्ट, टेट जो होते हैं एग्ज़ाम, उनके लिए क्लासेस हैं। पूजा जी नमस्ते, रूपाली जी नमस्ते, और सभी को आप को नमस्ते, गुड इवनिंग। और
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप रेगुलर जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, एक अच्छा माहौल होता है। और मैं चाह रही थी कि अब एमसीक्यूज़ भी आप लोगों से थोड़ा कराऊं। तो जैसे एमसीक्यूज़ अगर हम कराते हैं और आपका रिस्पांस आएगा तो वो एमसीक्यू करने में मज़ा भी आएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मंडे आप लोगों से एक एमसीक्यू का सेशन रखूं ताकि आप लोग थोड़ा सा इन्जॉय करें क्लासेस। एक्चुअली अभी तक कंटिन्यू ये हो रहा था कि हम, हाँ, क्लासेस दे रहे थे और आप बस लेक्चर सुनते थे, तो थोड़ी बोरियत तो लगती है। देखिए, कंटिन्यू जब लेक्चर सुनना होता है ना, थोड़ी सी बोरियत तो लगती है, बट ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा एक्चुअली ध्यान रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आरती जी कह रही हैं, मैम मुझे यूजीसी के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करनी है, क्लास कब होती है? ओके, ये आप फिलअप फॉर्म जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, उसमें आप ज्वाइन होंगे तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। आप ज्वाइन हैं उसमें, और अगर नहीं है तो आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं सारे नोटिफिकेशन ऐड करती जाऊंगी नेट के लिए भी। तो जो नेट के लिए करना चाहते हैं वो उसमें भी मैं मैसेज डाल दिया करूँगी, ठीक है। तो उनकी जो क्लासेस का टाइमिंग है ना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्रशिका 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 जी, मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। प्रशिका नाम है आपका। ये बिल्कुल बिल्कुल यूनिक नाम है, बहुत अलग नाम है, और हमारे साथ जुड़ी हैं। गुड इवनिंग। तो आरती जी का डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको उसमें मैसेज मैं अलग से डाल दूंगी नेट का, जो भी आपको पूछना है, ठीक है। क्लासेस का टाइमिंग वगैरह सब आपको उसमें मिल जाएगा। आफ्टर क्लास मैं उसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो आप जो जो अटेंड अभी तक कर चुके हैं क्लासेस, उनको तो सब पता है कि हमारा कोर्स कहाँ तक पहुँच चुका है। हाफ तो नहीं हुआ है कोर्स, लगभग हाफ के नज़दीक हमारा कोर्स हो चुका है। और अगर आप लोग इस तरह से कंटिन्यू मेरे साथ रेगुलर रहेंगे तो मैं सोच रही हूँ कि मंडे को एक करके देखते हैं हम थोड़ा सा एमसीक्यूज़। उसमें आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा और थोड़ा सा मज़ा आएगा उस दिन का क्लास। थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा कि बस मैडम बोलती जा रही है, हमें सुनना हो रहा है, ये चीज़ नहीं रहेगी। तो देखिए, हमारा फिलअप फॉर्म जो है एजुकेशनल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको पोस्ट खाली हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, माय सॉरी, आज मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। इतनी खुश हो गई आप लोगों को देख करके, और इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं। एक्चुअली रिस्पांस से मैं बहुत खुश हूँ आज। नाइस। तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। सीटेट की जो ईवीएस की क्लासेस हैं वो रेगुलर हमारी 6 to 7 PM पे होती हैं, और आप रेगुलर अटेंड करिए। और बाकी हमारा आगे जो है आपको ये मैं दिखा रही हूँ, सीटेट और एचटेट को मेन हमने फोकस किया है। वैसे तो देखिए, जो ईवीएस का जो मैं पोर्शन पढ़ा रही हूँ दैट इज़ फॉर पीआरटी टीचर्स। ये पीआरटी के जो टीचर्स के लिए है, उसमें जो भी आता है पूरा इसी में से आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। और ये हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं जो आपको सीटेट और एचटेट की ट्रेनिंग देंगे, और आपका फुल कोर्स इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो वर्षा मैम जो हैं वो सोशल स्टडी लेती हैं 9 AM पे। चंद्रशेखर सर हैं मैथ्स के लिए 10 AM पे। सुखंती मैडम हैं इंग्लिश के लिए 1 PM पे। सीडीपी के लिए रितु मैडम है, इसमें नाम आपको शो नहीं हो रहा होगा। सीडीपी की क्लास वो लेती हैं, उनका नाम है रितु मैम, ठीक है। और 3 o'clock इनका क्लास है। 6 o'clock आई एम सोनाली, आप लोगों की क्लास के लिए मैं बैठी हुई हूँ। और आरती मैम हैं हिंदी के लिए 10 PM पर वो क्लास लेंगी, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्लास जो है वो अटेंड करनी है। जानकी जी भी आ गई हैं। वेरी गुड जानकी जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग रेगुलर आ रहे हैं अब, और हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स में होंगे। अब सोचना पड़ेगा कि किन को मॉनिटर बनाया जाए, तो फिर मॉनिटर को भी काम दिया जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोगों से और कहती हूँ कि जो जो आज नए ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ फर्स्ट डे जिनका है, जिनको मालूम नहीं होगा, वो हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई आपको चार्जेस नहीं भरने हैं इसके लिए, कोई पैसे आपके नहीं लगेंगे, बट आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आपको छोटी छोटी जो नोटिफिकेशंस हैं वो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, और जो भी आपको एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं वो आपको क्वेरी जो है वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो वहाँ जाके आप जो भी है पूछ सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से नोटिफिकेशन अभी तक जो है हमारे पास वो ये है कि वो कर सकते हैं, ठीक है।
आगे हम बढ़ते हैं। तो सीटेट जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 की फ्री क्लासेस आपकी होंगी। जिनको भी नहीं पता है तो वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ये क्लासेस जो हैं हमारी मंडे टू सैटरडे होती हैं और संडे एक दिन आपकी छुट्टी रहती है। बाकी हमारा रेगुलर पूरी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ये यूजीसी नेट की नहीं है, ये हमारी सीटेट और एचटेट के लिए क्लासेस हैं, ठीक है। खुशबू जी वेलकम। गुड इवनिंग खुशबू जी। तो अब हम क्लास आज की शुरू करते हैं। और अभी तक हमने जो फूड है उसके बारे में, उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम किस तरह का हमको डाइट लेना चाहिए, और अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो हमको कौन कौन से डिजीज़ेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये कल हमारा मेन था और उसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था कि विच टाइप ऑफ डिजीज़ेस, मतलब जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी कंपोनेंट की डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज़ेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये हमने पढ़ा था। प्रियंका जी, मेरी जो पिछली वीडियो है ना उनमें मैंने किया हुआ है, ये बताया हुआ है। तो आप मेरी जो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मैं लास्ट में आपको एक बार बता दूंगी। प्रियंका जी को स्पेशली कह रही हूँ कि उन्होंने पूछा है एग्ज़ाम के लिए, तो मेरी पिछली वीडियोस जो है ना उसमें एग्ज़ाम का पूरा मैंने एक डिटेल बना करके रखा हुआ है। तो आप मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उनको देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाके। फिलअप फॉर्म आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर हमारी प्लेलिस्ट दिखा देगी आपको। उसमें जब आप जाएंगे तो मेरी सारी वीडियोस आपको, मेरी क्यों, आपको सीटेट की सारे बैच जितने चल रहे हैं सबकी क्लासेस के वीडियोस आपको दिखा दिया जाएगा, उसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। उसमें आप देखिएगा जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने पूरा कुछ बताया हुआ है। वैसे आप एक बार टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें एक पूरा एक्सप्लेन करके एक चार्ट जैसा ना आप लोग को सेंड कर दूंगी, तो जो आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे मैं बताऊंगी वर्बली तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो चार्ट के थ्रू आप लोग मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं वो चार्ट भी आप लोगों को ना एग्ज़ाम का जो है वो एक लिख ले रही हूँ मैं, और वो मैं आप लोग को डाल दूँगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, सब्सक्राइब तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सब्सक्राइब। और आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आगे मैं आप लोग को जब वीडियो हमारी जो ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी ना तो किस तरह से आपको जाना है वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, और मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए। उसमें आप लोग बहुत ईजीली सब चीज़ समझ पाएंगे कि कैसे क्लासेस होना है, ठीक है। रीजनिंग की क्लास भी ज़रूरी है। कुछ कुछ थोड़े बहुत आ जाते हैं रीजनिंग से भी, जो मैथ्स सेक्शन से बिलोंग करेंगे उनको रीजनिंग का भी उसमें आ जाएगा कुछ। जैसे कि हम ईवीएस पढ़ते हैं तो एक चीज़ और क्लियर आप लोगों को कर देती हूँ, सीडीपी आप अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बट जब आप ईवीएस पढ़ेंगे तो ईवीएस में भी कुछ आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी, ये आप बिल्कुल क्लियर रखिए। कंटेंट आप देखिए, टोटल मार्क्स आपके ईवीएस के 30 होंगे, जिसमें से 15 मार्क्स आपके कंटेंट के होंगे और 15 मार्क्स जो हैं वो आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। पेडागोजी मीन्स क्या हो जाता है, शिक्षा शास्त्र। मतलब अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, वो बच्चों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। उसमें अगर हम बच्चों को कोई मॉडल बनाने देते हैं, खासकर आप देखिएगा जो साइंस ईवीएस वाला जो पार्ट होता है उसमें बच्चों को जो है क्लासेस में ये बताया जाता है कि आप मॉडल बनाइए, आप कुछ प्रोजेक्ट बना के लाइए, चार्ट पेपर में ये तैयार करिए। कभी आप देखेंगे कि उनको ड्राई लीव्स कलेक्ट करके बोलते हैं कि उनसे कुछ बनाइए। तो ये हम क्यों बोलते हैं, हम उनको कुछ क्लासेस में काम देते हैं कि भाई आप घर में एक काम करिए, जा कर के एक मोमबत्ती जलाइए और उसको एक ग्लास से ढक दीजिए और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, ऑक्सीजन की मतलब अनुपस्थिति से, ऑक्सीजन की एब्सेंस से क्या हो गया, वो जो लौ जल रही थी मोमबत्ती की वो बुझ गई। तो बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप उनको उस काम को करके नहीं दिखाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी के थ्रू उनको समझाते हैं। तो
तो ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? बच्चों को समझाने के लिए। तो ये अलग अलग माध्यम होते हैं समझाने के लिए। कुछ में हम उनसे काम करवाते हैं, कुछ हम उनको करके दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये पेडागोजी के अंतर्गत आती हैं। सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, प्लस उसमें पेडागोजी भी है कि आप उसको क्या टीच कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या समझ रहा है। तो ये जो है काफ़ी हद तक CDP जो है इसमें ऐड होता है। तो 15 मार्क्स का आपका फुल कंटेंट आएगा जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से तो पूरा पूरा आप समझ लीजिए कि पूरे अगर आपने पढ़ लिया तो पूरे 15 मार्क्स आपके हैं। और पेडागोजी में ये है कि ये समझने वाली बात है कि बच्चों को ये क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि उनमें वो शिक्षा को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो बढ़े, उनमें क्या हो, एक्टिव हों, वो समझें उस चीज़ को, इसलिए पेडागोजी रहती है। ठीक है, तो 30 मार्क्स का अगर आपका IVS का पेपर हो रहा है तो उसमें 15 कंटेंट के और 15 मार्क्स जो हैं आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। यहाँ तक आपको मैंने कोशिश की है कि क्लियर कर दूँ। आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, हाँ, प्रियंका जी ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है। आपको मैं ना ये सारे जो आपने जो क्वेरीज है ना, इसको मैं सब डिटेल में करके आपको सेंड उसमें कर दूंगी, ताकि सभी जितने हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू है एनर्जी कैलोरीज से। जैसे कहा जाता है कि हमने इतना खाना खाया, क्या ये हमारे लिए सफिशियंट है, ये हमारे लिए कहीं एक्सेस तो नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए कहीं कम तो नहीं हो रहा है। अभी तक तो यही चल रहा था कि हम भाई ज़्यादा खा ले रहे हैं तो कभी मोटे हो जा रहे हैं, कभी हम कम खा ले रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी हो जा रही है और हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं रह रही है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं दिमाग में हमारे चलती रहती हैं। और ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। ये सिर्फ दिखाने के लिए ये चार्ट नहीं है, ये चार्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि किस एज ग्रुप में किस तरह का जो कैलोरी का लेवल है वो कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा में कैलोरी होनी चाहिए और किस किस तरह के लोगों के लिए होनी चाहिए। जैसे कि है सेडेंटरी जो होते हैं, मतलब बहुत कम वर्क करते हैं ऐसे लोग, और मॉडरेट जो होते हैं वो थोड़ा उनसे थोड़ा ज़्यादा वर्क करते हैं, और एक्टिव तो आप जानते ही हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल मेंटल दोनों तरह का वर्क कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया है। देखिए, लोग बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ही फिजिकल वर्क करते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं, मजदूर टाइप के जो लोग हो गए उनको आप इसमें लीजिएगा, जो बहुत ही फिजिकली एक्टिव हैं तो वो एक्टिव में आ गए। और मॉडरेट जो हैं थोड़े कम एक्टिव, जैसे ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, वो मोस्टली क्या है, कंप्यूटर पे उनका टाइम बीतता है, वो उनका टाइमिंग होता है कि सुबह वो निकले 8 बजे और 6-7 बजे घर आ गए, 10-12 घंटे की ड्यूटी की, घर आ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वो कम एक्टिव हैं। और जो सेडेंटरी होते हैं वो कैसे होते हैं कि मतलब पड़े हुए हैं, बस ज़्यादा कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो 3 तरह के लोग हैं, इनमें इसको आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से कि किस तरह से लोगों में कितना कितना कैलोरी होना चाहिए, और एज वाइज भी आपको देखना है, उनके एक्टिव जो हैं उसके हिसाब से भी देखना है, और फीमेल और मेल कैटेगरी को भी आपको देखना है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें सबसे पहले आपको जेंडर शो कर रहा है, देन एज, और फिर उनकी एक्टिविटी शो कर रही है, किस तरह से वो एक्टिव, कितने एक्टिव वो हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा फूड चैप्टर है उसमें का एक ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। एज ग्रुप जो होता है बच्चों का, इसमें चाइल्ड का दे दिया है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, मतलब कोई लड़का है या लड़की है लेकिन उसकी एज जो है वो 2 से लेकर के 3 साल के बीच में है, तो उनको जो है कैलोरीज जो है 1000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है ऑलमोस्ट सभी कंडीशन में, तीनों तरह के एक्टिव कंडीशन में, जो कम हैं, ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा हैं, तीनों कंडीशंस में ही ऑलमोस्ट सेम उनको कैलोरी की ज़रूरत होती है। और फीमेल अगर हम देखते हैं, इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो डिवाइड हो जाती है 4 से 8 साल, 4 to 8 ईयर्स जो हैं उसमें 1200, 1400, 1800। देखिए, टू मच जो एक्टिव हैं, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरह के ऐसे काम में लगे हैं जिसमें उनको फिजिकली बहुत मेहनत हो रही है, तो उनको 1800 जो कैलोरीज है वो लगेंगे। ठीक है, 9 to 13, ये फीमेल के लिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, 9 to 13, 9 से 13 साल की उम्र में 1600, 1600 एंड 2200। ठीक है, 14 to 18 में आप देखेंगे कि 1800, मतलब एज बढ़ रही है ना, तो कैलोरीज भी देखिए आपकी बढ़ रही है, और ये कहाँ तक बढ़ेगी वो आप देखिएगा
कि 1800, 2000, 2400, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है 19 to 30, ये एक एडल्ट का एज आ गया। ये एडल्ट मतलब वयस्क, एक प्रॉपर इंसान का जो हो गया कि अब भाई इससे ज़्यादा अब ये इसका जो बॉडी है ये अब ग्रोथ नहीं करने वाला है। तो उसके लिए क्या है कि 2000 जो है हर तरह के व्यक्तियों के लिए ज़रूरत है, हर तरह के पर्सन के लिए वो इतने ही डिमांड करता है कि इतनी कैलोरी हो। ये कैलोरी अगर एक्सेस हो जाएगी तो वो आपको कहीं ना कहीं मोटापा देगी, इस तरह से आपके बॉडी में वो दिखने लगेगा, ठीक है। ओके प्रियंका जी, आपने दोनों ज्वाइन कर लिया है, वेरी नाइस। टेलीग्राम ग्रुप भी आपने ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। तो ये आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा। इसमें आपको सब नॉलेज मिल जाएगी, आपको जो भी चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको सब मिल जाएगी, ठीक है। मैंने नोट डाउन भी कर लिया है कि एक तो नेट का भी आप लोग को, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी टाइम टेबल पता चल जाएगा कि कौन कौन से टाइम पे नेट की हो रही है, वो मैं डाल दूंगी। बस आप टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, उसमें आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए 19 to 30 जो है एक वयस्क अडल्ट की एज में 2000 के आसपास आपको ज़रूरत पड़ती है कैलोरीज की। उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारा कम होता है, 31 to 50, 1800, 1800, 2000, 2200, ठीक है। और 51 प्लस या 50 के बाद से ही समझ लीजिए कि 1600, 1800 एंड 2200 के आसपास, मतलब थोड़ा सा आपका घट जाता है, क्योंकि हमारे जो वर्किंग भी होता है ना, उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा कि बॉडी जो है उस तरह से वर्क नहीं कर पाता है। जो एक यंग रहते हैं, जो जितना वर्क कर पाते हैं, दौड़ भाग कर पाते हैं, वो इन एज के बाद 30 के बाद थोड़ा सा कम होता है, और 50 के बाद उससे भी कम हो जाता है। तो कैलोरीज भी हमको क्या होगी, कम बर्न करनी पड़ेगी उसके लिए। ये चार्ट जो हुआ ये फीमेल के लिए हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि मेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की। 4 to 8 ईयर्स 1400, 1600, 2000, और 9 to 13 ये बढ़ती उम्र है, बच्चों की बढ़ती उम्र है ना, तो 1800, 2200, 2600, और 14 to 18 आपकी 22, 28 और 3200 के आसपास चाहिए होती। ये एवरेज में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका होता है, सबका वर्क करने का ढंग अलग होता है, डाइट थोड़ा बहुत सबका अलग होता है, ठीक है। उसके बाद है 19 to 30 आपका 2400, 2800 और 3000, और 31 to 50 थोड़ा कम हो जाएगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा फिजिकली हम ढीले ढाले हो जाते हैं, आफ्टर 30 थोड़ा सा होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2200, 2600 एंड 3000 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। और 51 की एज जो आ जाती है, थोड़ा सा लोग ढीले ढाले हो जाते हैं इस टाइम पे, तो ये आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है एज का। जैसे आपके घर में अगर आपके बुज़ुर्ग होंगे, दादा दादी वगैरह होंगे, तो आप ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो कभी बोलते हैं कि हमको पैरों में दर्द हो रहा है, बेटा हमको ये तकलीफ़ हो रही है, तो उनको एक रहता है कि वो उतना वर्क नहीं कर सकते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस तरह से जो हमारा ये कैलोरी चार्ट है ये एवरेज शो कर रहा है, एकदम ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भाई नाप के बिल्कुल लेना है कि 1000 ही हो, तो ये थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के हाई कैलोरीज की चीज़ें आपने लेनी शुरू कर दी और आप उस हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत होगी। जैसे जो लोग मैंने बताया था कि जो जिम जाते हैं, तो जिम ट्रेनर हमेशा यही बोलते हैं कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, उसमें कैलोरीज भी आपको उस हिसाब से ज़्यादा लेने भी कहा जाता है। कई चीज़ें ऐसे खाने को कहा जाता है जिसमें कैलोरीज होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको कैलोरीज बर्न भी करनी है, वहाँ पर आप एक्सरसाइज करोगे। जो स्पोर्ट्स में जुड़े हुए लोग हैं, स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं, उन लोगों को भी हमेशा ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती है, क्योंकि वो क्या है, फिजिकली एक्टिव हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि फिजिकली अगर एक्टिव हैं तो उनकी जो कैलोरीज है वो भी ज़्यादा उनको चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कैलोरीज की। तो इस तरह से कैलोरी सेवन, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के भी बता देती हूँ कि कैलोरी सेवन को भोजन और पेय के माध्यम से खपत ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब हम जो भोजन ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, वो किस में चेंज हो जाता है, एक कैलोरी से उसको नापा जा रहा है कि हम जो खा रहे हैं उसमें कितना कैलोरी हमको एनर्जी मिल रही है। एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। किसी भी चीज़ को नापने का ये एक माध्यम हुआ, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है उसको नापने का ये एक माध्यम है, ठीक है। उससे हम ये नाप पाते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरत है कैलोरी की। तो ये
इस तरह से हमने ये चार्ट आपको शो किया है जो एवरेज शो करता है, और ये फीमेल के लिए और मेल के लिए बिल्कुल अलग अलग है। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बता दिया गया कि भाई इतनी कैलोरी हमको खर्च करनी है, इस एज वालों को ये करना है, इस एज वालों को ये करना है, लेकिन पता कैसे चले कि किस में कैलोरीज कितनी है? ये भी तो मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में कितनी कैलोरी आ रही है, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत रिच फूड अगर आप खाते हैं, बहुत तला भुना खाते हैं, मीठा अगर आप खाते हैं, उसमें कैलोरीज हमेशा ज़्यादा होगी। यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को पिक्चर्स भी शो कर रही हूँ जो हाई कैलोरी भी शो कर रहे हैं, लो कैलोरी भी शो कर रहे हैं। और जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपको दो अलग अलग पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक जो है वो हेल्दी शो कर रहा है अपने आप को, अपने डोले दिखा रहा है, और एक फैटी शो कर रहा है। तो उसके खाने को भी आप देख सकते हैं कि जो हेल्दी शो कर रहा है खुद को, उसके खाने में देखिए उसके बाउल में क्या क्या है, वो क्या क्या खाता है, और जो गोलू और मोटू सा जो है वो क्या खाता है, वो आपको देखना है। तो ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे और दोनों में आप अंतर बिल्कुल कर पा रहे होंगे। एक जो है वो फास्ट फूड खा रहा है, सोडा ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा है, हैमबर्गर खा रहा है, आप पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ ले सकते हैं इसमें, मतलब बिल्कुल पार्टी शार्टी में है, वो बहुत कुछ खा रहा है। तो इसमें क्या है, फ्रेंच फ्राइज़ देखिए, फ्रेंच फ्राइज़ एक तो है आलू, और ऊपर से उसको क्या किया गया है, डीप फ्राई किया गया है। पूड़ी, पूड़ी हम खाते हैं, ये भी वही है, चिप्स भी वही चीज़ें हैं, ये सब डीप फ्राई तेल में बिल्कुल तल करके निकाली जाती हैं। तो ये जिस भी आइटम में बहुत ज़्यादा ऑयली, हम बहुत तले भुने चीज़ें खा रहे हैं, और उसके बाद घी पनीर एक्स्ट्रा ऐड करके खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको हाई कैलोरी दे रही। एक हैमबर्गर जो है वो 800 कैलोरीज दे रहा है हमको। एक दिन में कितना चाहिए, छोटे से एक बच्चे को अगर हम देखते हैं तो 1000 के आसपास का चाहिए होता है, और बड़े एक नॉर्मल पर्सन को 2000 के आसपास हम देख रहे हैं कि चाहिए। लेकिन ये 800 तो सिर्फ ये एक हैमबर्गर ही हमको एक टाइम में दे रहा है। तो ये सारी जो कैलोरीज है ये तो इसने अंदर ले ली, बट क्या इसने कैलोरीज को बर्न किया? क्या इसने उन कैलोरीज को खर्च किया? नहीं किया। तो ये जो कैलोरी वो खर्च नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में शो करेगा, मोटापे के रूप में शो करेगा, किसी बीमारी के रूप में शो करेगा। और इसके बगल में जो आप देख रहे हैं, जो हेल्दी पर्सन है, जो अपने डोले दिखा रहा है, मसल्स दिखा रहा है, वो क्या ले रहा है, सूप ले रहा है, वेजिटेबल सैलेड ले रहा है, बेक्ड फिश ले रहा है अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो, ग्रीन टी ले रहा है विथ लेमन। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि लेमन और ग्रीन टी वो ले रहा है, अगर उसमें शुगर ऐड करता है तो थोड़ी थोड़ी कैलोरी बढ़ जाती है, अदरवाइज़ वो हमको 800 कैलोरीज ऑलमोस्ट दे देता है। इतने बड़े एक बाउल में अगर आप वेजिटेबल सैलेड लेते हैं, सूप लेते हैं, सूप इज़ वेरी हेल्दी फॉर ऑल ऑफ अस, कि आप वेजिटेबल सूप ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमको कैलोरी देता है, और हमारी बॉडी में क्या करता है, जो गुड बैक्टीरियाज हैं इनको भी इंक्रीज़ कर देता है। तो जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सिर्फ देखिए, खाना मैटर नहीं करता है कि आपने कितना कितना खा लिया, आपने वो जो क्वालिटी है जो फूड की, वो आपने क्या मेंटेन की है। तो फूड की क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है कि आपको अच्छा खाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप फ्रेंच फ्राइज़ खाइए या आप सूप लीजिए। तो वो चॉइस अप टू यू, कि आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हैं, आपको कैसा बनना है। अब हम देखेंगे जस्ट इसके नीचे वाला हम देख रहे हैं स्लाइड, जिसमें कि लो कैलोरीज है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जिसमें आप कैरेट्स देखेंगे, मतलब ये बहुत लो कैलोरी है। देखिए कैरेट्स आप देख पा रहे हैं, फिर फ्रूट्स हैं कई तरह के, शिमला मिर्च है। तो इस तरह की चीज़ें देखिए 20 40 इसके आसपास के कैलोरीज ही दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज ये नहीं दे रहे हैं। जो ग्रीन वेज हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको क्या दे रही हैं, बहुत ही कम कैलोरीज दे रही हैं, लो कैलोरी दे रही हैं, और न्यूट्रिएंट आपको ज़्यादा दे रही हैं, है ना। ये न्यूट्रिएंट भी आपको चाहिए, पोषक तत्व भी आपको चाहिए। तो ये सब आपको वो क्या कर रही है, प्रोवाइड करा रही है, कैलोरीज आपको कम दे रही है। मतलब विटामिन वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे इसमें, और आपको कैलोरी एक बैलेंस करके आपके रखेंगी बॉडी में। ऊपर हम देखेंगे कि जो हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज, आप वो सबसे पहले तो अब मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का अगर आप डीप फ्राई चीज़ अगर आप खा रहे हैं, तला भुना चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें हमेशा कैलोरीज ज़्यादा होंगी। देखिए सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं बनाना चिप्स है, जो कि हाफ कप ही लिया जा रहा है, लेकिन उस हाफ कप में 150 कैलोरीज है।
तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि आपने थोड़ा सा ही खाया, पेट तो आपका नहीं भरेगा उसमें, लेकिन कैलोरी आपको बहुत दे देगा। पास्ता देखिए, पास्ता भी आपको बहुत कैलोरी दे रहा है। फिर श्रेडेड कोकोनट होता है, जो कोकोनट को आप घीस करके कीसते हैं ना, बारीक बारीक उसको कीस के जिसके लड्डू बनाए जाते हैं। अगर आपने वो कप भर ले लिया तो उसमें आपको 150 कैलोरीज मिल जाएंगे। बट अगर उसमें आपने शुगर ऐड करके उसके लड्डू बना लिए तो वो आपकी कैलोरी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। डार्क चॉकलेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि डार्क चॉकलेट आपने सिर्फ 4 पीसेज उसमें से अगर खा लिए तो आपके देखिए 230 कैलोरीज, मतलब 200 से लेके 250 के आसपास की आपकी कैलोरी हो जाएगी। उसके बाद एवोकेडो है, ये एक फ्रूट होता है, इसका अगर हम एक खा लेते हैं पूरा एक, तो ये 250 के आसपास हमको ये भी दे देता है। फिर रेजिन्स हो गए आपके, किशमिश हो गए, तो इसमें भी काफ़ी है। बट ये सब चीज़ें अगर रेजिन्स वगैरह आप खाते हैं तो ये आपका ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाता है, ये फ़ायदा भी देता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही देगा। बट आपको ये देखना है कि आपको कितना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस खाते ही जा रहे हैं कि अरे बोला गया है कि भाई कशमिश तो बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, तो इतना इतना मुट्ठी भर खा रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। हनी है आपका 2 टेबल स्पून, अगर आप हनी लेते हैं तो वो हनी जो है आपको 120 कैलोरीज आपको दे देता है। तो इस तरह से ये जो है आपका हाई कैलोरीज देने वाला है, ठीक है। और लो वॉल्यूम फूड है, मतलब आप बहुत कम खाएंगे, मात्रा बहुत कम होगी खाने की, बट आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा देंगी, तो इससे आपको पेट नहीं भरेगा और आप फिर कुछ और खाएंगे जिससे आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, कैलोरीज ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आपका इतने से तो पेट, अब एक डार्क चॉकलेट आप खाएंगे इतने 4-5 टुकड़े, तो पेट तो भरने वाला नहीं है, लेकिन आपको कैलोरीज क्या देगा, वो बहुत ज़्यादा दे देगा। फिर देखिए नीचे फास्ट फूड खाने का नतीजा आप देख रहे हैं कि फैट लिखा हुआ है इसके टी शर्ट में, मतलब कितना हद तक इसने फास्ट फूड खा लिया है। और देखिए कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं, एक छोटी सी जो ग्लास दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी ग्लास नहीं है, वो हमको कितना दे रही है। एक बर्गर जो है क्योंकि डीप फ्राइड है तो वो 690 कैलोरीज आपको दे रहा है। आइसक्रीम, जो चॉकलेट आइसक्रीम हम ये सब खाते हैं, इनमें देखिए आपको 810 कैलोरीज। और पिज़्ज़ा का आपका एक टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा जो है वो 620 कैलोरीज दे रहा है। तो इस तरह से हम ऑल ओवर देखें तो ये जो हम फास्ट फूड खाते हैं ये हमारे बॉडी के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। कभी कभार मैं कहती हूँ कि आप खा सकते हैं, बट अगर एवरीडे में आप ये लेते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आगे हम देखते हैं कि खाद्य उत्पादन या फूड प्रोडक्शन। देखिए खाने के बारे में तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी कैलोरीज लेनी है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन इन लाइनों में भी आ जाते हैं, तो कम आते हैं पर आते हैं इनमें से भी, तो हम क्यों कोई पॉइंट छोड़ें, हमें कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये भी करवा रही हूँ क्योंकि इसमें से आपके पेडागोजिकल कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए जो फूड प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोडक्शन एज द नेम सजेस्ट इज़ ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग फूड। हम कोई भी तरह का फूड तैयार करते हैं, खाना तैयार करते हैं, तो उसके बारे में होता है ना, मतलब भोजन तैयार करने के बारे में है। हम उसका रॉ मटेरियल से उसका पूरा पैक्ड मटेरियल तैयार कर रहे हैं, ये पूरा उत्पादन में आ जाता है। किस तरह से वो प्रोडक्ट जो है वो पूरा रेडी होता है फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये हमारा हो गया कि पूरा खाद्य का उत्पादन कैसे हुआ, कैसे प्रोडक्शन हुआ, कि उसको पहले क्या किया गया, खेतों में लगाया गया, फिर उसकी पैकेजिंग करी गई, एक अच्छे से उसको जो ख़राब फल होते हैं उनको हटाया गया, अच्छे फलों को साथ रखा गया, कैटेगराइज किया गया, कौन से बहुत अच्छे हैं, कौन से मीडियम हैं, कौन से बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में हैं, और कौन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही किसी यूज़ में नहीं आ सकते, तो उनको हटा देते हैं। क्योंकि हम अच्छे फलों के साथ अगर ख़राब को रख देंगे तो वो भी ख़राब हो जाएंगे, तो इनको एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाती हैं। सिर्फ उगाना ही काफ़ी नहीं है, उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना भी प्रोडक्शन के अंदर ही आता है। तो देखिए फूड जो है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जाता है, देन इट्स प्रोसेस्ड, वो फिर प्रोसेस्ड होता है वहाँ पे, है ना। तो उसके बाद ही हमारे घरों तक आता है। वो घरों तक भी किस तरह से आता है हम आगे देखेंगे। तो इट प्रोसेस कंप्राइजेस साइंटिफिक अप्रोचेस। बहुत सारी देखिए इस प्रक्रिया में जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल होता है, क्योंकि उनको प्रॉपरली रखना, उनको छांटना, देखिए और कितना ध्यान रख के फैक्ट्रीज़ में काम किया जा रहा है। वो बिल्कुल प्लास्टिक्स का जो लगाए हुए हैं, हेयर कवरिंग करने के लिए मास्क लगाए हुए हैं, हेयर मास्क लगाए हुए हैं, उन्होंने इसीलिए लगाया हुआ है कि भाई हमारे बाल भी उसमें ना गिरें। पूरा हैंड ग्लव्स ये पहन के पूरे प्रोटेक्टेड वे में अच्छे से काम करते हैं, और इस तरह से हमारे पास एक अच्छे से पैकेजिंग फूड तो हमको मिल जाता है ईजीली, हमको वहाँ छांटना नहीं पड़ता है।
तो अभी देखिए ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको पैकेजिंग फूड मिल जाता है, सब चीज़ है। तो कभी क्वेश्चन में इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पैकेजिंग फूड जो हैं वो हमको मिलता है तो उसमें अच्छी बात तो देखिए है, लेकिन उसके नुकसान क्या हैं? तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे ये किस तरह से क्वेश्चनिंग होती है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब फूड प्रोडक्शन का रोल क्या होता है, हमने फूड प्रोडक्शन कर लिया, उसमें किस तरह से किया वो आपको बता दिया कि फूड को प्रोडक्शन तो हो गया, वो उग गया और उसको हमने कैटेगराइज करके बांट दिया है। अब इसका जो भूमिका क्या होती है, इसका रोल क्या होता है, ठीक है, मेन इसका काम क्या होता है। तो मॉडर्न फूड प्रोडक्शन जो है हमारा अलाउज नॉट ओनली टू प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब आजकल के समय में क्या हो गया है कि हम जब कोई चीज़ें उगा रहे हैं तो हमको कम से कम उसमें कच्चे माल की ज़रूरत हो, कम से कम हमारा खर्चा हो और जो हमारा प्रोडक्शन है वो हाई हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी उत्पादन हो। तो जब हम इस तरह के मतलब अननेचुरल चीज़ें करने लगते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। जैसे अब देखिए, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं टीचिंग में हूँ और टीचिंग में हो करके मैं बिल्कुल करोड़पति बन जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो करोड़पति हम नहीं बन सकते क्योंकि टीचर का एक लिमिटेड आपको रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो कमा सकता है। बिल्कुल करोड़पति वो नहीं बन जाएगा, हर टीचर तो नहीं बन पाएगा। तो एक हर किसी का जो है वो क्षमता होती है कि वो स्किल उसकी वहीं तक डेवलप हो सकती है। अब उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ प्रोसेसिंग किया जाएगा तो कुछ हो सकता है। तो आजकल जो है वो क्या किया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसे समझ लीजिए केमिकल्स यूज़ कर लिए जाते हैं जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। पहले एक बीज से अगर एक पौधा निकलता था जिसमें कि 2 डालियाँ होती थी, तो अब क्या होता है कि एक बीज से ऐसा पौधा निकलता है जिसमें 6 डालियाँ होती हैं। तो जितनी अधिक डालियाँ हैं उतने अधिक उसमें फल लगेंगे या फल लगेंगे। तो हाँ, प्रियंका जी ने लिखा है कि पैक्ड फूड जो है फ्रेश नहीं होता मैक्सिमम। यस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो आपको एक अच्छे जगह से पैकेजिंग किया हुआ लेना पड़ेगा फूड। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए क्योंकि घुमा फिरा से के ना इससे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो आप समझ जाएंगे। जैसे अब क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ को हम प्रोसेस्ड करके रख लेते हैं तो एक टाइम के बाद वो जो मेडिसिन उसमें डली होती है वो भी क्या हो जाती है, एक्सपायर्ड हो जाती है, जिसके कारण उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। और वो प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो या तो वो हमको फ्रेश नहीं लगेंगे या हमें पता नहीं चलेगा, हम खा लेंगे और वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। मतलब हम सोच नहीं सकते वो वहाँ तक हमको हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्रोसेस्ड जो भी फूड है, पैकेज्ड जो फूड है, उसको बड़े ध्यान से समझ के तब लें। कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसे हम मार्केट जाते हैं, हमारा जो रेगुलर डेली मार्केट होता है आसपास में, थोड़ी दिक्कत होती है बट अगर हम वहाँ से परचेस करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ कई गांव के ऐसे लोग आते हैं जिनकी रोजी रोटी उसी सब्जी को बेच करके चलती है। अगर हम उनसे लेते हैं तो हमको एक तो बहुत अच्छा बिल्कुल फ्रेश हमें सारी सब्जियां या फल वगैरह मिलेंगे और दूसरी चीज़ वो केमिकल का यूज़ बहुत कम करते हैं, जिसके कारण हमको क्या होता है कि वो केमिकल जो हमारी बॉडी में आ रहा था वो भी कम आएगा। लेकिन जो पैकेज किया हुआ प्रोसेस्ड आता है फूड वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। आजकल आप देखिए, आपने अगर दूध खरीदा है, अपने दूध वाले से आप दूध लेते हैं जो रेगुलर आपको दूध देता है, वो सिर्फ पानी मिलाएगा दूध में लेकिन वो केमिकल नहीं मिला सकता है क्योंकि वो रोज़ दूध निकालता है और देता है। तो वो केमिकल उसमें आपका किसी भी तरह से केमिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट उसे दूध ले रहे हैं, हाँ थोड़ा पानी ज़रूर मिलाएगा, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम पानी हमारे शरीर में जा रहा है। लेकिन ये पैकेज्ड फूड जब हम लेते हैं इसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि कई बार जो पैकेज होते हैं, टेट्रा पैक होता है, आपने कई बार यूज़ भी किया होगा। तो टेट्रा पैक में क्या होता है, एक तो उसकी पैकेजिंग कवर जो है वो काफ़ी मोटी रहती है, थिक रहती है, प्लास्टिक कोटेड रहती है और उसमें प्रोसेस्ड होता है वो मिल्क, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल होता है जिसके कारण वो दूध काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है। उसमें भी एक्सपायरी डेट होती है बट कई लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट को भी नहीं ध्यान देते हैं और ले लेते हैं। तो ये एक्सपायरी डेट भी आपको देखनी है, अगर आप नहीं भी देखते हैं फिर भी वो लेते हैं तो उसके साथ जो प्रिजर्वेशन किया गया है, उसको संरक्षित रखने के लिए जो केमिकल यूज़ किया गया है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ है कि बहुत लंबे समय तक, है ना, ए लॉन्ग टाइम अगर आप रख रहे हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड डैमेज एंड रिजेक्शन
विच इज़ नो लेस इम्पॉर्टेंट। देखिए बहुत लंबे समय तक अगर आप उसको बचा के रख रहे हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, नुकसानदेह ही होगा। तो आगे हम देखते हैं कि किस किस तरह की जो पैकेजिंग है वो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, और बहुत मतलब कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, है ना। तो ये जो है इसका बहुत ही नेगेटिव जो इम्पैक्ट है ये पैकेजिंग का पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि ये जो पैकेजिंग बनाई जा रही है, ये थर्माकोल के बॉक्सेस हो गए, प्लास्टिक के देखिए आप, जूस की बोतल हो गई, कार्डबोर्ड वाले जो आपको दिख रहे हैं पुट्ठे से जो दिखाई दे रहे हैं, फिर कुछ मेटल्स भी हैं जो प्रॉपर अच्छे नहीं रहते हैं, उस तरह के मेटल भी यूज़ किए जाते हैं। और कई सारे क्या है केमिकल का उसमें सोल्यूशन डाल करके उसको बनाया जा रहा है। फिर कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस टाइप की चीज़ें और भी यूज़ की जा रही हैं पैकेजिंग में, जो केमिकल के रूप में उसमें डाली हुई हैं। और देखिए कि जो जूस की बोतल पड़ी हुई है उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्टली वो जूस रहता है और आप डायरेक्टली ही पीते हैं, प्लास्टिक के वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा जो है इससे कैंसर हो रहा है आजकल। प्लास्टिक में आजकल लोगों को मना ही किया जाता है। इवन प्लास्टिक के पहले पहले जो डिस्पोजल ग्लासेस कप्स आते थे जिनमें चाय लोग पिया करते थे, पानी पिया करते थे, बॉटल्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी रिजेक्टेड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। लोग क्या कर रहे हैं, इवन अब तो लोग अपने पास छोटे छोटे स्ट्रॉज वगैरह भी अपने गाड़ियों में रखने लगे हैं कि कहीं जाते हैं फ्रूट जूस उनको मिल रहा है तो वो अपना स्ट्रॉ, स्टील के स्ट्रॉज आने लगे हैं आजकल, स्टील के स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, या पतले पतले वो बैम्बूज वगैरह के कुछ कुछ बने होते हैं वो यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का ऑलमोस्ट अब सभी अवॉइड करें, अवॉइड करना ही चाहिए। प्लास्टिक को तो हमेशा ना कहना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाला है वो प्लास्टिक ही है, क्योंकि वो हज़ारों लाखों सालों तक डिकम्पोज नहीं होता है हमारी धरती पे। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, और हमको बीमारियां देके जाता है वो अलग। तो ये जो प्लास्टिक कोटेड सारी चीज़ें आप देखिए कि सब में प्लास्टिक की कोटिंग कहीं ना कहीं है, और दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस। कोई भी अगर हम लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दीज केमिकल्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट द नर्वस, एंडोक्रिन एंड इम्यून सिस्टम। देखिए हमारा जो हमारी एक रोगों से लड़ने की ताकत होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसको ये ख़राब कर देता है, बिगाड़ देता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, उसको ख़राब करता है, जिससे कि सारे सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। और एंडोक्रिन मतलब होता है अंतरस्रावी, मतलब अंदर में कुछ ऐसे होते हैं स्राव होते हैं, मतलब हार्मोन का डिस्चार्ज होता है बॉडी के अंदर, उसको डिसबैलेंस कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। पूरा हमारे बॉडी को ये क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे, डिसबैलेंस कर देंगे। जो कैंसर नामक जो बीमारी है उसमें हमारी सेल्स जो होती हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो ख़राब कोशिकाओं में बदलने लगती है। मतलब जो अच्छी हमारे जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जो ख़राब सेल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, और इसका साफ हमको दिखता है जो बीमारी वो है कैंसर। आजकल सबसे ज़्यादा इस बीमारी से लोग परेशान हैं। और छोटी छोटी स्किन की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सबको है, सांस लेने से संबंधित ये प्रॉब्लम बहुत लोग को है, जो कि जिसका कारण ही ये है केमिकल्स। मैनी केमिकल्स ऑथोराइज्ड फॉर यूज़ इन फूड कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन, मतलब कई सारे ऐसे जो हैं खाद्य अनुसंधान करते हैं, उन सब लोगों ने माना भी है कई लोगों ने कि चलो ये कर सकते हैं यूज़, लेकिन कई जगह जो है अब बैन हो चुका है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें भी बैन होनी बाकी हैं, लोग कर रहे हैं यूज़, बैन होने के बाद भी यूज़ कर रहे हैं, बट हर जगह यही माना जाता है कि ये जो केमिकल्स हैं ये हमेशा हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल हैं, हमको बहुत तरह की अलग अलग बीमारियां देते हैं। आजकल जो इनफर्टिलिटी होती है, लोगों को बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये भी इसी सब कारण है कि हमारा जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस है, इम्यून सिस्टम हमारा ख़राब है, तो लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती। पहले के लोग आप देखिए कितने हेल्दी हुआ करते थे, वो बिल्कुल खुली चीज़ों को हमेशा खाते थे, कोई पैकेजिंग उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। और वो आज के जो 80 साल के लोग हैं वो कहीं हमसे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि वो हेल्दी हैं। उनकी ब्रेन की कंडीशन भी अच्छी है, उनकी हेल्थ की कंडीशन भी हम लोग से अच्छी है। हम उतने उम्र तक अपने आप को सोच भी नहीं सकते हैं, उसके पहले ही हमारी विकेट डाउन हो जानी है। ये हालत हो चुकी है हमारा जो जनरेशन है उसका। मतलब हम जिस खाने को ले रहे हैं इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस, किसी के लिए भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक तो पैकेजिंग इतने तरह के केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये सब कहाँ जाएंगे, हमारी बॉडी को नुकसान करने ही जाएंगे। तो इसमें देखिए 3 प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है इसको गड़बड़ कर सकती है,
जो हमारे अंतर्स्रावी जो अंदर जो बॉडी में फैलते हैं, जो स्प्रेड होते हैं तरह तरह के हार्मोन्स, एंडोक्रीन इसको कहा जाता है, इसको डिस्टर्ब करती है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्टर्ब करती है। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारी होती है, रोगों से लड़ने की ताकत, उसको ये कम या ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये पैकेजिंग जो है ये बहुत ही नुकसानदेह है। फिर हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है। पहले पहले जो हमारी दादी नानियाँ घर पे अचार बनाया करती थी, वो आप खाइए और अभी के आप अचार खाइए, ये मैंने तो खुद ट्राई किया हुआ है और खुद मुझे बहुत दिक्कत होती है। आज के जो अचार होते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके, उसमें पता नहीं वो क्या क्या डालते हैं। विनेगर तो उसमें डला ही होता है, उसके अलावा उसमें और भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें डली होती हैं, सोडियम बेंजोइट और कुछ इस तरह के केमिकल के हैं नाम, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट वो सारी जो चीज़ें हैं वो डाल करके वो बनाते हैं, जिसके कारण वो प्रिजर्व रहता है और वो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये प्रिजर्वेटिव जो है, ये सेकंड एक रीज़न हो जाता है कि हम कोई भी स्टोर्ड फूड को, हम बहुत दिन से वो जो जमा हुआ है फूड जिसको रखा गया है पैक करके, उसको हम ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं अरे वाह इतने दिन से ये तो बिल्कुल फ्रेश है। ये फ्रेश इसीलिए है कि इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल डाल दिए हैं जो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, है ना। तो देखिए, सस्टेन्ड एंड एक्सेसिव जो कंजम्पशन है ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कैन वीकन हार्ट टिश्यूज़, ये हमारे हार्ट टिश्यू को कमज़ोर करते हैं। जो हमारे जो आर्टिफिशियल जो हम डाल रहे हैं उसमें प्रिजर्वेशन के लिए चीज़ें, वो हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत ही ख़राब कर देता है, अच्छा नहीं है। और मोस्टली क्या होता है, जो बहुत एजेड होते हैं ना, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जो उम्र दराज होते हैं उनको और नुकसान करता है। अगर उनको थोड़ी मोड़ी बीमारी है तो वो और बढ़ जाती है। फिर क्या है कि दे कुड कंटेन BHA एंड BHT फूड एडिसिव, ये देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है कि ये जो फूड कंटेंट उसमें डाले जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, ये क्या करते हैं, कैंसर के कॉजेज़ होते हैं। ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं बॉडी में, और धीरे धीरे वही हमारे बॉडी में क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं और कई तरह की हमें और भी बीमारियां देते हैं। कई लोग सोचते हैं ना कि भाई हम तो किसी तरह का कोई भी ऐसा नशा नहीं करते हैं, और कई लोगों को आप देखे भी होंगे ऐसे, कई आपके आजकल, तो पहले तो कभी कभी सुनने मिलता था कि किसी को कैंसर की बीमारी होती है, आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ्रिक्वेंटली फैल रही है, और कई ऐसे लोगों को ये बीमारी हो रही है जो किसी तरह का कोई नशा नहीं करते हैं, किसी तरह की उनको बुरी आदत नहीं है खान पान की, लेकिन ये जो पैकेज्ड फूड है और प्लास्टिक के साथ इसका जो एक टच रहता है, इसके कारण ये हमारी बॉडी में बहुत सारा बैलेंस जो है वो ख़राब कर देते हैं। हमारे जो बहुत अच्छा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ख़राब करता है, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, हार्ट को कमज़ोर करता है। तो इस तरह से क्या है, हाँ एसिड डालते हैं, यस मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या क्या डालते हैं, यस एसिड डालते हैं। एसिड कितना आप सोचिए ख़तरनाक होता है ना। तो एसिड डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जाके हमारे अंदर कितना नुकसान करती होंगी, आप ये सोचिए। एसिड लोग अपने टॉयलेट बाथरूम को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा, कभी ट्राई किया होगा, मैंने तो किया भी है, कोल्ड ड्रिंक जो होती है उससे आप कभी अपने वॉश बेसिन साफ़ करके देखिएगा। सॉस की बोतल आपके घर में होती है, उससे आप कभी अपने जो टैप्स होते हैं, घर के नल जो होते हैं, उनको साफ़ करके, वॉश बेसिन साफ़ करके देखिए, वो इतने अच्छे चमचमा जाएंगे, लगेगा कि बिल्कुल आपने किसी हार्पिक वगैरह से साफ़ किया है। तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे केमिकल्स डले होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमारे जो इंसान जो हैं, इंसानों पे इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। और स्टोर जो किया जाता है ये भी आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि स्टोरेज जो होता है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन के साथ साथ तुरंत हम उसको सेल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता है कि हमने यहाँ पे फसल अपनी काटी और तुरंत बेच दिया, ऐसा नहीं हो पाता है। इसको कहीं ना कहीं हमको स्टोर करके रखना होता है। अब देखिए, स्टोर करने के लिए हमको एक जगह चाहिए जहाँ ये स्टोर रहे, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ कोल्ड स्टोरेज में कई चीज़ों को रखना पड़ता है, जैसे आलू हो गए, कई तरह के और वेज हो गए, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, जहाँ की एक मतलब बैलेंस्ड वहाँ पे टेम्परेचर होता है, वो सेट कर दिया जाता है रूम में, और वहाँ पे बोरियों में भर भर के आलू को रखा जाता है, या और भी तरह के जो ग्रीन वेज होते हैं उनको रखा जाता है। लेकिन एक समय के बाद देखिएगा कि वो जो चीज़ें हैं हम अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आजकल देखिए, फ्रोज़न आपको मटर मिलेंगे, हम जब बहुत छोटे थे तब नहीं था ये सब चीज़,
जब मटर का सीज़न होता था ना तभी हरे हरे मटर हमको मिलते थे खाने। बाकी अगर किसी और टाइम हम देखते थे तो सूखे हुए मटर, जिसको कि धूप में सुखाया जाता है, ऐसे सूखे हुए मटरों को यूज़ किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमको फ्रोज़न मटर मिलता है और उसको लोग बड़े उससे बताते भी हैं कि हमने तो फ्रोज़न मटर बनाया है। लेकिन वो फ्रोज़न मटर आप सोचिए कि उसमें पता नहीं क्या क्या डला होगा प्रिजर्व करने के लिए, और उसको डीप फ्रीज में आप रखते हैं। फिर उसी तरह से आप देखेंगे कि स्वीट जो कॉर्न होते हैं वो भी प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह में लोग डालते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें केमिकल का किसी ना किसी तरह से यूज़ होता ही है। तो जो स्टोर किया जाता है ये तब होता है जब आपका प्रोडक्शन और सेलिंग, उसके बीच में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ होता है। भंडारण को विपणन कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें उनके उत्पादन और उनकी अंतिम बिक्री के समय के बीच का जो माल है उसको रखना होता है, जो बीच का समय हुआ। यह उस समय के बीच की खाई को पाटता है, मतलब वो टाइम पे मैनेज करके रखता है सारे सामान को, जब माल का उत्पादन होता है और उस समय जब इसका अंततः उपभोग किया जाता है। क्योंकि उत्पादन और खपत के बीच हमेशा एक समय अंतराल होता है। मैंने आपको बताया कि आपने कोई चीज़ की अगर प्रोडक्शन की है, आपने कटाई कर ली फसल, वो तुरंत हाथों हाथ नहीं बिक जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, कहीं स्टोर किया जाएगा, फिर वहाँ से जो बड़े व्यापारी हैं थोक में जो लेते हैं वो लेंगे, देन फिर रिटेल को जाएगा, और रिटेल के बाद अगर और चेन आगे बढ़ती है तो 2-3 और उसमें शॉप्स में वो जाएगा और फिर हमारे तक वो सामान पहुंचता। हम जाके सीधे थोक वाले के पास नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमको कितना लेना होता है। अगर हम सब्जी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमने ले लिया तो 5 किलो आलू लेंगे, उससे ज़्यादा क्या, हमको बोरियों भर तो आलू घर में नहीं रखना है। तो ये जो थोक वाले होते हैं ये क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं और फिर दुकानों में सेल करते रहते हैं। तो इस तरह से जो इनको सेफ रखने का जो प्रोसेस होता है, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल नहीं होती हैं, और जहाँ हम नेचुरल वे से हट के दूसरा कोई काम करते हैं वो हमारे लिए हमेशा हार्मफुल होगा। तो अब देखते हैं कि ये तो हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे ऊपर इस तरह से हो रहा है खाने पीने से। इसके बाद की स्थिति देखिए और भी ख़राब है। ये एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस के अंदर। तो एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान होता है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। 3 या 4 जैसे ऑप्शन, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें लिखा जाएगा कि भाई प्लास्टिक बॉटल हो गए, उनसे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। उसके बाद जो पुट्ठे वगैरह होते हैं वो हैं। इस तरह से बहुत सारी पैकेजिंग की चीज़ें लिखी रहेंगी। तो और फिर लास्ट में पूछेगा कि मतलब क्वेश्चन में ये पूछा रहेगा कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है, ये पूछ सकता है। या कोई भी 2 हार्मफुल चीज़ें आप बताइए तो उसमें ए और बी सही होंगे या बी या सी सही होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। हमने अभी तक क्या देखा कि ह्यूमन के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्या असर हो रहा है ना, क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम तो पैकेजिंग कर रहे हैं, लोगों को इजीली हम दे दे रहे हैं, भाई हाथों हाथ पैकेट लेके वो घर चले जा रहे हैं। लेकिन वो जब सामान निकाल लेते हैं तो उन पैकेट्स को क्या करते हैं, घर पे तो नहीं रखेंगे, वो लेके बाहर फेंक देते हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक आदमी है जो वहाँ पे सारी चीज़ें फेंक रहा है, और पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं, क्रैब्स हैं, उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। वो लोग कई बार इन प्लास्टिक की चीज़ों को खा लेते हैं, क्योंकि उसमें कई बार खाना चिपका हुआ होता है। वो खाना उन लोग चिपका हुआ खाना खाने के चक्कर में प्लास्टिक भी खा जाते हैं। कई बार देखिएगा, ये तो पानी की बात हुई, पानी में जो एनिमल रहते हैं। ज़मीन पे जो एनिमल्स रहते हैं जैसे डॉग्स वगैरह हैं, काऊ है, ये लोग भी क्या करते हैं, बफेलोज हैं, इन लोग भी क्या करते हैं, वो प्लास्टिक को का सामान खाते खाते प्लास्टिक भी खा जाते हैं। तो कई बार आपने ये न्यूज़ में सुना होगा कि जो गाय है वो मर गई है, या मतलब बड़ी बड़ी गाय जो हैं वो मर जाती हैं, और पेट में जब उनके देखा जाता है क्या प्रॉब्लम है, तो बहुत सारा प्लास्टिक निकलता है उसके अंदर से। और जो आजकल सी एनिमल्स हैं, लोग जाते हैं समुद्र में घूमते फिरते हैं, सब करते हैं, और बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट्स फेंक देते हैं, वो सब खाते हैं। जो समुद्री जानवर हैं वो भी बहुत हद तक इससे क्या हो रहे हैं, अब ख़त्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, मर जाते हैं। तो वो ख़त्म होते जा रही है, वो जो एक इकोसिस्टम था वो हमारा पूरा डिस्टर्ब होता जा रहा है। और ये कचरा कहीं भी आप देखिएगा कि ये डिकम्पोज नहीं होगा, बहुत सालों लाखों सालों तक ये ज़मीन पे इसी तरह तैरता रहेगा। बट इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको कल एक एनजीओ की बात बताई थी, जो खाना जो है शादी और पार्टियों में जो खाना वेस्ट होता है उसको ले करके और गरीबों को देते हैं।
उसी तरह से ऐसे कई लोग हैं जो ये प्लास्टिक का क्या कर रहे हैं आजकल, उसको रिसाइकल करने के लिए प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो बुरी चीज़ों के साथ कई अच्छी चीज़ें हैं, तो हमको हिम्मत भी नहीं हारना चाहिए कि सब खराब ही चीज़ है, सब चीज़ें अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पैकेजिंग वेस्ट जो पोल्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एयर को ख़राब करते हैं, वाटर को, सॉइल को, सबको ख़राब कर रहे हैं। इनफैक्ट 1.9 मिलियन टन्स ऑफ पैकेजिंग वेस्ट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एज, मतलब 860,000 कार्स जो हैं, है ना, आपके जो कारों का जो क्या बोलना चाहिए, जो एक कार चलती है, इतनी सारी अगर कार आपके सामने चल रही हैं, उनसे जो आपको प्रदूषण फैल रहा है उसके बराबर ये फैला रही हैं प्रदूषण। ठीक है, 8,60,000 कारों के समान। ठीक है, इतना वो प्रदूषण फैला रही हैं। द लिटर, लिटर मतलब कचरा, गार्बेज जो होता है, द लिटर इज क्रिएट्स ऑल्सो एंड अप इन मैनी प्लेसेस, मतलब बहुत जगह को वो क्या कर दी है, बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है। जगह इतना जो है वो कचरे से ही भरा हुआ है, वो जगह अब दिखाई नहीं देती, सिर्फ कचरा ही दिखाई देता है। और हमारे जो कभी बारिश होती है बहुत, तो वो नालियों को ब्लॉक कर देती है, जिससे पानी भर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, अब ख़त्म करती जा रही हैं, नुकसान से भरती जा रही हैं। तो लेट्स प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। तो लास्ट हमारा थोड़ा सा सोशल मैसेज रहेगा, छोटा सा है ये भी, कि हम क्या कर सकते हैं। आखिर इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा, हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होता है। तो बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना चाहिए हम लोगों को, यूज़ करने चाहिए ऐसी चीज़ें, मटेरियल जो यूज़ करने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब डिकम्पोज हो जाए या फिर से उसको यूज़ भी कर सकें हम, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो डिकम्पोज हो जाए, मिट्टी में फिर से मिल जाए। जैसे कागज़ की कई चीज़ें होंगी वो मिट्टी में मिल जाएंगी, बिल्कुल, है ना। तो कागज़ का यूज़ जो है वो पैकेजिंग में ज़्यादा करिए। प्लास्टिक कभी भी परफेक्ट नहीं है पैकेजिंग के लिए, क्योंकि वो नुकसान ही करता है। उसके बाद है ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग की जो सामग्री है वो अनुकूल होनी चाहिए, मतलब खाने में हम क्या खाना पैक कर रहे हैं उसके हिसाब से वो चीज़ें होनी चाहिए पैकेजिंग में भी। फिर है यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंकिंग, मतलब इसमें क्या है कि जो हमारी इंक है, इंकिंग मतलब जो उसमें लिखाई रहती है, देखिएगा कई सारे पैकेजिंग होती है उसमें लिखा हुआ रहता है इंक से। तो वो जो इंकिंग है वो पैकेजिंग मटेरियल पे कई बार प्लास्टिक के अंदर भी लिखी हुई होती है। जैसे कई हम चीज़ें बोरियों में ख़रीदते हैं तो उसमें इंक से लिखा हुआ होता है। वो इंक जो है ना वो भी बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो उस अनाज के अंदर चला जाता है। उसको कई बार वॉश भी लोग करते हैं, बट वो वॉशिंग से नहीं निकलता है और फिर हमारे किसी न किसी तरह से बॉडी में जाता है। तो वो जो इंक है वो इंक भी अच्छे इंक यूज़ करने चाहिए, केमिकल वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि एनकरेजिंग द रीयूज़ ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, कि पैकेजिंग मटेरियल जो है उसको हम फिर से यूज़ कर सकें, ऐसी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। चेंज द अमाउंट ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का जो है फिर से वो रीयूज़ हो सके। पैकेजिंग की मात्रा को भी बदलना है हमको, कि कई में डबल ट्रिपल पैकिंग होती है, तो वो भी इतना सारा प्लास्टिक यूज़ करते हैं। छोटी सी एक बिस्किट की पैकेट रहेगी और उसको वो 3-4 लेयरों में पैक करते हैं, तो ये भी बहुत ख़राब चीज़ है। फिर है ऑप्ट फॉर पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये जो फिर से हमारा रीयूज़ हो सके, रिन्यू हो सके, रिसाइकल्ड हो सके, ऐसी चीज़ हमको यूज़ करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे एनवायरमेंटल जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब होती जा रही है और उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं वो हमने देखा। अब देखिए कि कई लोगों को थोड़ी क्वेरी थी, जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे फिलअप फॉर्म के, ध्यान से इसको एक बार समझ लेंगे, है ना। तो फिलअप फॉर्म जब आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप जब उसमें जाएंगे चैनल पे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स। ठीक है, तो आपको जैसे मेरी पुरानी वीडियोस कुछ देखनी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप भूल गए हैं, फिर से देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और जो वीडियो वाला ऑप्शन है ना इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस दिखाने लग जाएगी। जो हमारी अपकमिंग वीडियो है वो सबसे ऊपर रहेगी, कि हमारी अब आने वाली वीडियोस कौन कौन सी है, मतलब नेक्स्ट डे की, जैसे आज हमने कर लिया तो हमारी नेक्स्ट डे की जो वीडियो होगी वो ऊपर आपको शो करेगी, आज की। जैसे अब हमारा जो है एक रात में हिंदी का क्लास है बचा हुआ, तो अपकमिंग में आपको वो हिंदी की क्लास शो करेगी। और फिर कल जब आप देखेंगे अगर मॉर्निंग में, तो आपको मॉर्निंग से लेके नाइट तक की सारी क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस उसमें दिखाई देगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा
फिलअप फॉर्म आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब जब आप करेंगे और चैनल में जाएंगे, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, वीडियो पे आपको क्लिक करना है। वीडियो पे आपको सबसे पहले अपकमिंग दिखाएगा, आप स्क्रॉल करते जाइएगा ऊपर तो आपको नीचे वीडियोस दिखते जाएंगे, और जैसे जैसे आप नीचे नीचे जितना जाते जाएंगे आपको और भी पुरानी वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे देगी। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी है, आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो ऑलमोस्ट सभी देख रहे हैं। तो आप लोग जाते जाते जिन्होंने लाइक नहीं किया उनको भाई लाइक भी करना है, प्रेजेंट शो करना है और लाइक भी करना है, ये आप लोग का डेली का काम रहेगा, ये आपको करना है। और जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, तो बिल्कुल खर्च करिए, इसमें कंजूसी मत करिए, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं बिल्कुल करिए, और अधिक से अधिक अपना जो आपका मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन, उसको कम मत होने दीजिए। हाँ, कई बार होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि हम कभी कभी कोई नई चीज़ से हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो हार नहीं मानना है हमको, उसमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि नई चीज़ है ना, हमें वो चीज़ नहीं आती है, तो हमें वो चीज़ सीखनी है, सीखने में टाइम लगता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, बस यही बात होती है कि वो जो समय होता है वो समय हमें निकालना होता है, बहुत मुश्किल होता है। और 4 लाइनें आपके लिए जो मैं हमेशा कहती हूँ वो कह के जाऊँगी कि ज़िंदगी में हार तब नहीं होती जब हम हारते हैं, ज़िंदगी में हार तब नहीं होती जब हम हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान जाते हैं। तो हार मानना नहीं है, हार को हरा देना है। तो हमें अब तैयारी अच्छी करनी है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, एक थम्स अप करिए कि हम रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। और ईशा जी भी गुड इवनिंग कर रही हैं, बहुत लेट आई हैं आप गुड इवनिंग करने, ईशा जी बिल्कुल टाइम से आइए और रेगुलर हमारे साथ रहिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अभी आपको देने हैं, ईवीएस में बहुत कुछ है पढ़ने को, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही ईवीएस है, बहुत अच्छा लगता है, और इसमें बहुत कुछ है सीखने को, जानने को, क्योंकि ये हमारे आसपास में सब कुछ है, हमारे आसपास से ये जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप लोग फिलअप फॉर्म का जो है यहाँ पे आप जो टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया है वहाँ मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ मैं आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन भी दे दूँगी, और फीडबैक आप दे सकते हैं, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। और मंडे क्या मैं कंडक्ट करूँ आपके लिए एमसीक्यूज़, क्या आप लोग चाहते हैं कि मंडे हमारी एमसीक्यूज़ की क्लासेस हों, थोड़ा मज़ा आएगा, एक्चुअली कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है तो बहुत बोरियत होती है, तो अगर कोशिश करके देखते हैं कि कैसा लगता है आप सभी को। हाँ, प्रियंका जी का तो आ गया थम्स अप। अच्छा, प्रियंका जी की बेबी हैं छोटी, जिनको बेबी के साथ थोड़ी मुश्किल, हाँ ये तो देखिए मैं आई कैन अंडरस्टैंड, ये मुश्किल तो देखिए होता है, छोटा बच्चा होता है तो माँ का भी बहुत ज़रूरी रोल होता है लाइफ में उसके। तो फिर ठीक है, आप जिस तरह से भी अटेंड, हमारा तो वीडियो ये लाइव जो है ये फिर वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से देखिए, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, बस क्लास आप रेगुलर करिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में से 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, तो आपको रेगुलर अटेंड करना है। और फिर हम मंडे को मिलते हैं, और तब तक आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए और कंटिन्यू रहिए बस क्लास में, यही हम चाहते हैं। सो गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट, और बढ़िया रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बिल्कुल अपने लक्ष्य पे फोकस करके रहिए। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।